नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब दो सेकुलर दल आपस में लड़ते हुए अपना मकसद सांप्रदायिकता से लड़ना बताएं तो समझिए कि चुनाव आ गया है। सेकुलरिज्म भारतीय राजनीति का वो बुनियादी तत्व है जिसे सियासी दलों ने फुटबॉल बना दिया है। कभी सेकुलरिज्म के नाम पर मोर्चे बना करते थे, अब इसे लेकर मोर्चा बनाने वाले आपस में लड़ रहे हैं। दिक्कत यह है कि सेकुलरिज्म का चुनावी जीवन बीमा बांटने वाले दल सिर्फ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से ही क्यों बात करते हैं, उन्हें ही क्यों आश्वासन देने जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसी बैठक देखी है जिसमें बहुसंख्यक समाज के लोगों को बुलाया गया हो और नेता कह रहे हो कि हमें बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को खत्म करना है? बिना बहुसंख्यक सांप्रदायिकता से लड़े कोई कैसे अल्पसंख्यकों को आश्वासन दे सकता है? आप इन तस्वीरों में किसी एक पार्टी को मत देखिए, हर दल करीब करीब यही कर रहे हैं। सांप्रदायिकता के शिकार सिख भी हैं और ईसाई भी, मगर ना तो उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने जाता है, ना कोई उन्हें आश्वासन देने जाता है। इसीलिए ये कहा कि अगर यह बुनियादी तत्व ना होता तो सारे दल दिखावे के लिए ही सही इसकी वकालत ना करते। मतलब यह जरूरी है और यह भी जरूर है कि इसके नाम पर हेराफेरी ज्यादा हुई है, जमीन पर लड़ाई कम। सोमवार को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच जाते हैं और कहते हैं कि सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से भी बड़ा खतरा है। कहते हैं अगर दंगों में हमारा परिवार खत्म हो गया तो फिर सब खत्म हो जाता है। मंगलवार को राजनाथ सिंह और अरुण जेटली भी दिल्ली में ही मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से मिलते हैं। सम्मेलन का नाम रखा जाता है नरेंद्र मोदी मिशन 272 प्लस रोल ऑफ मुस्लिम समिट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि कलेजे पर हाथ रखकर जो भी बातें हमने रखी हैं, जो भी मन में सवाल पैदा हो, आप पूछ लेना। कभी भी जहां गड़बड़ हुई, हम लोगों के पार्ट पर भी अगर कोई गड़बड़ या चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम शीश झुकाकर क्षमा मांग लेंगे। वैसे आप दर्शक खुद से ये सवाल कीजिए कि सिख दंगों पर माफी से इंसाफ मिलता है या सजा देने से? क्या गुजरात, दिल्ली, मुजफ्फरनगर दंगों के लिए किसी नेता के माफी मांग लेने से सांप्रदायिकता समाप्त हो जाती है? माफी के नाम पर कहीं एक दूसरे को माफ करने का खेल तो नहीं चल रहा? दंगों में शामिल नेता की तरह राजनीतिक दलों को भी प्रतिबंधित करने का ख्याल कैसा है? अब चलते हैं पटना, जहां सेकुलरिज्म की लड़ाई एक अज्ञात व ऑटोमेटिक दल बदल के जरिए हो रही है। लालू यादव ने 24 घंटे के भीतर अपने 13 में से 9 विधायकों को खोज निकाला है और रिक्शे पर बैठकर कहने लगे कि नीतीश बीजेपी के इशारे पर सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। नीतीश कहते हैं कि वे तो एनडीए बीजेपी से अलग हुए हैं, सांप्रदायिकता से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। चिराग पासवान कहते हैं कि पिता रामविलास पासवान ने मुझ पर फैसला छोड़ा है, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है। आज दिल्ली में 11 दल जमा होते हुए ये कहते हैं कि वे गैर कांग्रेस, गैर भाजपाई हैं। जयललिता की एआईएडीएमके, बीजेडी, सपा, जेडीयू, एजीपी वगैरह वगैरह। इन सब के बीच सीटों का समझौता नहीं है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं है, मगर चेन्नई में जयललिता की पार्टी उनका जन्मदिन केक रूपी संसद को काट खाकर मनाती है और प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पास करती है। ट्विटर से प्राप्त इस तस्वीर में जयललिता प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और दुनिया के तमाम राष्ट्र प्रमुख उनको नमस्कार कर रहे हैं। इस पोस्टर में जयललिता के कदमों में श्रीलंका के राष्ट्रपति भी बैठे हुए हैं। विदेश नीति भी फाइनल है, बस मोर्चे का जीतना बाकी है। उधर लखनऊ में सपा कहती है कि मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाना है। सपा ने यूपीए से समर्थन वापस नहीं लिया है, मगर किसी और मोर्चे में आ गई है। प्रकाश करात ने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ हम एकजुट हुए हैं। भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतियों के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। शरद यादव ने कहा कि हम एक हैं और यही पहला मोर्चा है। जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। क्या यह अच्छा नहीं होता कि इस मोर्चे को विश्वसनीय बनाने के लिए सभी 11 दल लिखित हलफनामा देते कि नतीजे कुछ भी आए, वे इस गठबंधन को छोड़कर ना बीजेपी में जाएंगे ना यूपीए में जाएंगे? क्या भरोसा जयललिता मोदी के समर्थन में नहीं जाएंगे और क्या भरोसा तीसरे मोर्चे को फेल आइडिया बताने वाली बीजेपी इनमें से किसी एक से समर्थन नहीं मांगेगी? रविशंकर प्रसाद बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जुटते हैं फटे हुए कपड़े की तरह, उसमें सिलाई और मरम्मत करते हैं और चुनाव के बाद फिर टूट जाते हैं। यही थर्ड फ्रंट है, फेडरल फ्रंट है, न्यू फ्रंट है। देश इससे ऊब चुका है। वैसे यूपीए और एनडीए भी अपने आप में मोर्चा ही हैं। इनके भीतर भी टूट फूट होती रहती है, चुनाव के पहले भी और बाद भी। सांप्रदायिकता से लड़ने का दावा करने वाली ममता, मायावती किसी गठबंधन में नहीं है। बिना वोटों का बिखराव रोके वैचारिक समर्थन बाजी से ये तमाम सेकुलर दल आपस में भी लड़ते हुए किसकी मदद कर रहे हैं? जनता कैसे पहचाने कि असली योद्धा कौन है सांप्रदायिकता के खिलाफ? मनोहर पोथी पढ़े या प्राइम टाइम देखें। हमारे साथ शेषाद्री चारी जी हैं, बीजेपी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया हैं और थोड़ी देर में मनोज झा भी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संजय निरुपम भी जुड़ जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी, हम आपसे ही पहला सवाल करना चाहते हैं कि क्या आप भी, मतलब इतने दिनों तक आप चुनाव लड़ रहे हैं, अचानक आप ये बात मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच जाकर क्यों कहते हैं कि सांप्रदायिकता बड़ा खतरा है?
आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये ऐसी चीजें जो देश की समस्याएं हैं, और राजनीति ने कहीं ना कहीं, मतलब भ्रष्टाचार, राजनीति और इन सब की तो रिश्ते हम पहले से बात करते रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिकता को राजनीति ने जिंदा रखा है। आज विज्ञान आगे पहुंच गई, लोग पढ़ लिख गए, पढ़ लिख के आगे पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का एक दंश बचा हुआ है, और वो राजनीति की वजह से बचा हुआ है। राजनीति से इसको हटाओगे तो ये अपने आप समाज से निकलना शुरू हो जाएगा, और इसकी जड़ें जहां जहां थी वो अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। लेकिन सबसे पहले इसको राजनीति से हटाने की जरूरत है। कैसे हटाने की जरूरत है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। क्योंकि हमने दिल्ली में चुनाव में अभी तक भागीदारी की है, और दिल्ली में जब मैं क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम में बिजी मैंने इन्वॉल्व था, वहां पे मुझे बार बार कहा जाता था ये फलानी सीट तो मुस्लिम सीट है, ये बात, बहुत लोग सलाह देने आते थे, तमाम तरह के लोग। हमने बड़े प्रयोग करने की कोशिश की। साजिया इल्मी जैसी जुझारू और पत्रकार महिला को हमने एक ऐसी सीट से लड़ाया जिसके बारे में हमें बार बार, अरे पागल हो गए हो क्या, यहाँ से लड़ाओगे? माने जो बाहरी सलाह देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये प्रयोग आपको करने पड़ेंगे राजनीति में, और किसी भी सीट के मुस्लिम होना, किसी भी सीट का संप्रदाय या जाति के आधार पर होना तोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें जिस दिन आप करने लगेंगे राजनीति में, उस दिन सांप्रदायिकता भी खत्म होगी धीरे धीरे राजनीति। एक पहलू पे मैं ये मान सकता हूँ, हालांकि इसमें भी बहुत सारे अगर मगर हैं, शेषाद्री जी पूछेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप जब अल्पसंख्यक नेताओं के पास जाते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं, तो किसी सांप्रदायिकता के खिलाफ ही आश्वासन देते होंगे। कोई बहुसंख्यक सांप्रदायिकता होगी, कोई अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता होगी। आप बिना उस सांप्रदायिकता से, जहां पर वो मौजूद है, उससे मुखातिब हुए किसी दूसरे को जाकर, जो 5 लोग जमा होते हैं, उनको कैसे आश्वासन दे पाते हैं? सीट बदल देने से, कोई उम्मीदवार यहां का वहां खड़े कर देने से, क्या यह भी एक सिंबॉलिक नहीं है? जैसे आज दिल्ली में सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ दल जमा हो जाते हैं। उसी मीटिंग में एक लड़का जब खड़े होकर कहता है कि हम 18 करोड़ मुसलमानों के बारे में आपने क्या सोचा, तो उसको बताया जाता है कि आप 18 करोड़ होकर मत सोचिए, वरना 5 करोड़ और 3 करोड़ और 2 लाख तक बढ़ जाओगे। आप 121 करोड़ होकर सोचिए, आप 121 करोड़ के बारे में सोचिए। हम 121 करोड़ हैं, हम 18 करोड़ मुसलमान या 10 करोड़ हिंदू या 60 करोड़ हिंदू, इन सब में नहीं बढ़ सकते। ये बात हर जगह कहनी पड़ेगी, हर मंच पे कहनी पड़ेगी कि हिंदुस्तानियों को 121 करोड़ होकर सोचना पड़ेगा। ये 18 करोड़ मुसलमान या इतने करोड़ हिंदू या इतने करोड़ मुस्लिम, इस तरह से सोच में नहीं काम चलेगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी वोटर अगर खड़े होकर ये पूछ रहा है कि आप मुसलमानों के लिए क्या करोगे, आप हिंदुओं के लिए क्या करोगे, तो ये बहुत बड़ा खतरा है अभी देश के सामने। वो 121 करोड़ होकर पूछना पड़ेगा उसको। ठीक है, और वही राजनीति को करना है। ठीक है शेषाद्री जी, ये भी वही करते हैं, आप लोग भी वही करते हैं। आप लोग क्यों मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को बुला के कहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हम शीश झुकाकर माफ़ी मांगेंगे? इसके बजाय आप अपना एजेंडा बताइए, इसके बजाय आप अपनी नीति बताइए उनको। ये 4 लोग कहीं से आ जाते हैं, 4 लोग इनके यहाँ चले जाते हैं, वो भी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि हैं। एक बुखारी साहब हैं, ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक मुफ्ती मुकर्रम साहब हैं जो अरविंद केजरीवाल को राजस्थान में जाकर आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पर आप भी वही कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, फ़र्क क्या है? ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी को पूछा गया कि आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, आप मुसलमानों के लिए क्या करते हैं, गुजरात में क्या किया है बताइए। ठीक है। तो मोदी जी ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हम गुजरात में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम जो करोड़ों मुसलमान, जो करोड़ों गुजराती है, गुजरात में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम योजना बनाते हैं, न कि हम मुसलमानों के लिए अलग योजना, हिंदुओं के लिए अलग योजना, कच्छ के लिए अलग योजना, ऐसा नहीं बनाते हैं। हम एक योजना सभी गुजरातियों के लिए बनाते हैं। वैसे ही हम देश भर के सभी नागरिकों के लिए एक योजना बनाएंगे। और मोदी जी ने शुरू से, और बीजेपी ने भी एजेंडा क्या रखा है इस चुनाव में 2014 में, भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस हटाओ, और डेवलपमेंट का एजेंडा है। इस डेवलपमेंट के एजेंडा में मुझे बताइए शेषाद्री जी, पासवान क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, उस डेवलपमेंट के एजेंडा में उपेंद्र कुशवाहा क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? पासवान को हमने नहीं कहा। पासवान का जो मुद्दा अभी आया है, पासवान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था इन लोगों के पास? कि पासवान जैसा व्यक्ति एक कम्युनल बीजेपी के पास कैसे गया? यही तो आरोप है ना। तो पासवान कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन पर कोई इल्जामात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सिट ने कह दिया 14 घंटे उनके साथ चर्चा करने के बाद, इसीलिए हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा चिट देने से
कोई एक व्यक्ति निर्दोष देखिए, साबित हुआ कि पासवान को सांप्रदायिकता पूछा खत्म गया, हो गई साथ में। पासवान को जो पूछा गया उसका जवाब पासवान जी ने वही दिया। देंगे, ठीक है। हमने पर पासवान जी आप को भी ये जो नहीं कर कहा रहे हैं और जो हमने मनीष यही कहा। सिसोदिया कर रहे हैं, क्या वो दोनों ठीक है? देखिए, मुझे पता नहीं आम कि आदमी आप भी पार्टी कहते थे क्या कि नहीं, वो कांग्रेस भी करती है वो कि है। ऐसे कुछ मुस्लिम लोगों को बुला के बोले बात करेगी, वो सपा भी करती है, है ना? और आप भी करने लगे हैं कि आप कोई गलती होगी तो माफी मांग लेंगे। सभी नागरिकों को हम कहते हैं, सभी लोगों को कहते हैं, अगर गलती है तो हम क्षमा मांगेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी राजनीतिक दल कोई गलत कोई ऐसी करता ही गलती नहीं है। आपको याद आती हो जिसमें आपने नहीं। क्षमा मांगी हो? नहीं, कोई गलती की नहीं नहीं। आपने? अगर कहे कोई कि भाई आपने ये बड़ा गलती कर दिया, हम ठीक है, वो कहेंगे। दर्शक जानेंगे, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, लेकिन आप पहले ये सवाल का जवाब दीजिए हाँ, चलिए कि हमसे जो पूछिए। जयललिता हाँ। अपने जन्मदिन के दिन या किसी चुनाव जीतने के लिए हाँ, गुरुवायूर के मंदिर में जाके हाथी डोनेट करती है, और जो जयललिता सभी धार्मिक क्रियाकल्पों में भाग लेती है, जिसने बीजेपी के साथ सरकार में रही, जो डीएमके बीजेपी के साथ सरकार में एनडीए में रही है, ऐसा कोई दल नहीं है जो एनडीए के साथ नहीं रहे। और ये वो सभी निकल दल, के सेकुलर कैसे हो ये जाते सभी दल जिस दिन एनडीए को छोड़ के कम्युनिस्टों के साथ जाते हैं या आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं, उस दिन एकदम वो सेकुलर। पर ऐसे दलों को आप क्यों ले लेते हैं? आप क्यों ले लेते हैं जो नहीं, आपको सांप्रदायिक कहते हमने हैं? देखिए, आप हमने नहीं कभी लेंगे। भी, हमने कहीं भी हाँ। सांप्रदायिक बनाम सेकुलरिज्म को मुद्दा कोई बनाया ही आपको नहीं। अगर सांप्रदायिक हम कहे, नहीं आप उसको कहते कैसे हैं। ले लेते हैं? आप पासवान को According कैसे to ले लेते हैं? इलेक्शन कमीशन के आधार पर, हाँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के आधार पर इस देश में जितने दल हैं वो सब रजिस्टर्ड दल जो हैं मुझे एक बात वो सेक्युलर बताइए ही हैं। कि अगर सांप्रदायिकता से लड़ना है, अगर शेषाद्रि जी, सांप्रदायिक मैं और नाम- आपको उकसाना चाहता नहीं, हूं, नहीं, अगर नहीं, हम सबको सांप्रदायिकता से लड़ना है तो ये 5 मुस्लिम समाज के नेता, आप तो यही कहते थे ना कि हम मुस्लिम समाज के लोगों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप राजनाथ सिंह और अरुण जेटली आज क्या कर हम रहे वहां हैं? जाके कहते क्या आज है? अरुण जेटली, राजनाथ सिंह हम क्या कर वहां रहे थे? जाके कहते क्या है? हम वहां जाके ये नहीं कहते हैं कि देखिए आप लोग मुसलमान हैं, हाँ। आप लोग गरीब हैं, हाँ। और मुसलमान के नाते हम आपको ये करेंगे और वो करेंगे। नहीं, हम कुछ यही नहीं कहते हैं कि देखिए आप लोग समान हक के नागरिक हैं। हाँ। ऐसा मत सोचिए कि आप पिछड़े हैं या मुसलमान हैं या माइनॉरिटी हैं। इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई नहीं है, सब वी आर ऑल इंडियंस। ठीक है। ये हम जाकर वो तो उनके मनीष सभा भी में कह कहते रहे हैं। हाँ, उनकी सभा में कहते हैं। ठीक है। और वो सुनते भी हैं। पर इसीलिए आप- मुझे ऐसा आपकी लगता नजर है, में सांप्रदायिकता है कि नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये समस्या है कि भैया नहीं? आप मुझे एक बात बताइए कि सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है कॉन्स्टिट्यूशन वो विवादास्पद है। सांप्रदायिकता की परिभाषा पर भी विवाद है। सेकुलरिज्म क्या है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप बौद्धिक आदमी है, इसलिए विवाद तो सेकुलरिज्म के सवाल पे बहुत विवाद है, ठीक है या नहीं है? सांप्रदायिकता पर भी विवाद है, सांप्रदायिकता उस पे विवाद नहीं है ना? सांप्रदायिक मतलब जब क्या वो है जब बताइए? दुश्मन क्लियर है आपके लिए, सांप्रदायिकता हाँ, मतलब क्या बताइए? वो भी विवाद नहीं, है, नहीं, है बताइए ना, वो बताइए मैं ना। वही आपसे पूछ उसकी रहा हूं व्याख्या करिए। कि ये आप नहीं, अब आप इनसे कह रहे हैं कि पूछिए, सांप्रदायिकता इन्हीं भी लोगों नहीं, से हमें पूछिए। उनसे भी पूछना चाहता हूं। आप कह रहे इन्हीं हैं लोगों से- सांप्रदायिकता हमें भी पता क्लियर नहीं नहीं है। है, आप मुझे कह रहे पता हैं कि है कि धर्मनिरपेक्षता भी देखिए क्लियर नहीं है। मैं विष्णु की पूजा करता हूँ, मैं वैष्णव हूँ, इसलिए मेरा संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है। हाँ। मैं इतना जानता हूँ संप्रदाय अब के उस बारे में। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हम नास्तिकता से यहाँ ना जोड़ लें। पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्ष नहीं। महात्मा गांधी ने कहा ठीक है। धर्महीन राजनीति खराब है, इसलिए धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। पर ठीक है। उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है। मोर्चा वो लोग भी बना रहे हैं, वो एक धर्म के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे बना रहे हैं, कहें ना, आपको सांप्रदायिक कहें। करार देते हुए। सांप्रदायिक ठीक है, मतलब क्या? आपको दे रहे हैं ना। सांप्रदायिकता का डेफिनेशन क्या है? क्या है? अब सांप्रदायिकता के डेफिनेशन पर आप आए ना, आप मुझे नहीं, हम बताइए नहीं आए। कि यही है ना, हम नहीं आए, वो कि आए नफरत हैं। फैलाना। नहीं, मतलब अब वो आए हैं। हम ये इस निष्कर्ष पे ना पहुंच जाए कि इस देश वो में आए दंगे ही हैं। ना हुआ, कोई वो भी आए शामिल हैं। रहा हो। हम है ना? नहीं आए, है ना? हम तो कहते हैं आप कि मुझे अगर इतना चुनाव कह लड़ना दीजिए है तो कि डेवलपमेंट आप तो के मुद्दे पर सिद्धांत और लड़िए। विचार पर बात, मैं वही जानना चाहता हूँ, विकास के डेवलपमेंट पर मुद्दे पर लड़िए। रामविलास पासवान कौन से बड़ा आइकन है? नहीं, डेवलपमेंट पर लड़िए। है ना? आप तो वंशवाद के खिलाफ गए, रामविलास पासवान हम तो आगे उनका जाकर अपना ही हमने परिवार टिकट मांगेगा आपसे। नीतीश जी को हमने कहा था, बीजेपी ने कहा नीतीश जी का डेवलपमेंट एजेंडा अच्छा है। अभी भी हम कह रहे हैं मेरी नीतीश जी दिक्कत ये है डेवलपमेंट के कि आप एजेंडे जिस तरह पर से हमारे expose कर साथ रहे आए। थे कि ये इन लोगों का एक अवसरवादी अलायंस है सेकुलरिज्म के नाम पर, आपका भी अलायंस जो है, सुप्रीम कोर्ट का क्लीन चिट मिल गया तो जो कल तक आपको सांप्रदायिक कह रहे थे आप ले हमने आइए। पहले भी कहा है ना? सुप्रीम कोर्ट ने हमने जो जयललिता के कहा पास भी आप हमारी जाएंगे बात अगर को जरूरत पड़ी तो। हम नहीं, देखिए सरकार चलाने हो तो जाएंगे आप। जो हमारे ठीक है। एजेंडा को मान्य करके हमारे साथ आते हैं उनके साथ ठीक जाएंगे। है, ये चलिए, मैं ठीक है, डेवलपमेंट इसी का व्यवहारिक- एजेंडा, डेवलपमेंट का इसी एजेंडा। व्यवहारिकता के हिसाब से ठीक है। और सेक्युलरिज्म क्या है और क्या नहीं है,
कॉन्स्टिट्यूशन वो एक में लंबा है। हमें मैं तो पता है। चाहता हूं आपके साथ एक कार्यक्रम करना, लेकिन अब सांप्रदायिकता क्या है, इस पर भी अगर अभी तक कंफ्यूजन है कहिए ना, तो फिर तो बताइए जनता ना। को मनोहर क्या- पोथी ही पढ़नी चाहिए। बताइए ठीक है? सांप्रदायिकता मैं तो- क्या है? अब ये अगर ये मैं भी तो बताना ज्ञानी नहीं पड़ेगा। हूं, जो ज्ञानी है नहीं, उनको ज्ञानी पूछ तो के आप बताइए। खुद हैं, लेकिन मैं नहीं, विषय से बताइए। मैं आ जाऊंगा एक दिन किसी दिन में, सांप्रदायिकता क्या है इसी पे बात कर लेंगे। मनोज झा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि बिहार में वो कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। असलियत यह है कि आप सब अपने अपने जातिगत गठबंधनों को बनाकर एक टॉपिंग के लिए आप एक और समुदाय को चुन रहे हैं, और लड़ाई ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपकी लड़ाई कम्युनलिज्म से है तो आप मिलकर लड़िए ना। हम कैसे माने कि आप सीरियस प्लेयर हैं और नीतीश सीरियस प्लेयर हैं? कोई दर्शक, कोई जनता, इसको तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, आप उस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। अगर यही सबसे बड़ा मसला है तो आप मिलकर लड़िए इस पे। क्या दिक्कत है लालू को मिलाने में, और क्या दिक्कत है आपको पासवान को मिलाने में, और क्या दिक्कत है आपको नीतीश को मिलाने में? लालू के तो आप हैं ही। रवीश जी जी रवीश जी, यस सर। काश ये इतना सहज और सरल होता जिस तरह से आपने जितनी बढ़िया प्रस्तुति की है। हाँ, सवाल सांप्रदायिकता के विरोध की जब हम बात करते हैं, हमारे में 5 दुर्गुण हो सकते हैं और आप उनको एक सांस में गिनवा सकते हैं, लेकिन बिहार के जैसे मनोहर पोथी एक कॉमन सेंस का एक पर्याय है। तो मनोहर पोथी जो बिहार की है उसमें ये स्पष्ट है कि इस सियासत के खिलाफ अगर किसी के पास विरासत है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, मुझको रवीश जी एक छोटी टिप्पणी करने दीजिए। बहुसंख्यक संप्रदायवाद भी बुरा है और अल्पसंख्यक संप्रदायवाद भी बुरा है, लेकिन नेहरू के जमाने से एक बात कही जाती है कि अल्पसंख्यक संप्रदायवाद अपने चरम पर भी कानून और व्यवस्था का प्रश्न रहता है, जबकि बहुसंख्यक संप्रदायवाद राष्ट्रवाद का पर्याय बन जाता है। खतरा तब होता है कि जब बहुसंख्यक संप्रदायवाद अपने को राष्ट्र के पर्याय के रूप में प्रस्तुत करे, और उस खतरे की वजह से हम चाहते हैं कि इसको चुनौती दी जाए। जहां तक रही बात कि हम उनको क्यों नहीं ले रहे हैं, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है ना कि कई लोगों की ये जो संप्रदायवाद के खिलाफ की लड़ाई है ना, वो बहुत मौसमी लड़ाई है। उनको पहले पता नहीं था कि ये भी कोई मुद्दा है, अचानक जमीन की तलाश में इसको इन्होंने मुद्दा बनाया। तो मुद्दा उनके लिए नहीं था, जमीन तलाशने के क्रम में उन्होंने इसको मुद्दा बनाने की चेष्टा की है। और जिसका भी आरोप है कि आप इसके ढाल के रूप में इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये भी आरोप आप पे लग रहा है कि इससे बचने के लिए आप सेकुलरिज्म को आगे कर रहे हैं। रवीश भाई, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। 90 लाख वोट के साथ हमारे पास 19.5% वोट था। एक नेता पर एक लोअर कोर्ट में एक कन्विक्शन हुआ है और अपील पेंडिंग है, और कल को कुछ भी नतीजा हो सकता है, हम ये मानते हैं। आप एक पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको कैसे कन्विक्ट करार दे सकते हैं? हमारा वोटर, हमारे लीडर्स, हमारे सपोर्टर्स, एक विजन है इस दल का। एक सिर्फ एक नेता पर एक आरोप एक लोअर कोर्ट में तय हुआ है, क्या इससे पूरी पार्टी करप्शन की मुहाफिज हो गई, उसकी कस्टडी में चली गई? ये मुझको लगता है कि ये जो मीडिया में मेटा नैरेटिव तलाशने की जो कोशिश होती है, यही राय आप बीजेपी के बारे में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मुझको बीजेपी के बारे में यही राय रखते हैं आप? नहीं, मुझको एक माफ कीजिए। हाँ, नहीं, मैं बीजेपी के बारे में राय नहीं, मैं ये राय रख ली जाए महदूद रखता हूं अपने कि येदियुरप्पा पे भी आरोप लगा है, गडकरी जी पे भी आरोप लगाया, तो माइनस इनको बीजेपी ठीक है, ईमानदार है। नहीं, आप कह दीजिए ना, शेषाद्रिचारी बहुत सेकुलर आदमी है। हाँ। बीजेपी में फिर भी सेकुलर है, इतना तो कहें कम से कम। 1961 से लेकर के आज तक जी 1961 से लेकर के आज तक इस देश में जितने भी दंगे हुए उनके इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और शेषाद्रिचारी जी को भी पता चल जाएगा कि संप्रदायवाद का मतलब क्या होता है, क्योंकि संप्रदायवाद का जब मतलब लोग ढूंढने की कोशिश नहीं, करते हैं, मेरा जो सवाल था आपने वो नहीं दिया, मैं उस पे नहीं आ रहा हूँ। शेषाद्रि जी सवाल पे भटक जाएंगे, मैंने वो भ्रष्टाचार वाले सवाल पे बात किया है। एक क्लैरिफिकेशन में दे दूं। मनोज जी, आप जो कह रहे हैं, एक क्लैरिफिकेशन में दे दूं। अब तक जितने भी इस प्रकार के सांप्रदायिक हुए हैं, उसमें से एक भी जो राइट है उसके रिपोर्ट में जुडिशियल इंक्वायरी जो हुई है उसमें एक भी में ऐसा राइट में ये नहीं कहा गया कि जनसंघ बीजेपी या आरएसएस, क्योंकि 1951 से आप ले लीजिए, 1947 से ले लीजिए,
मतलब नहीं कहा नहीं, जनसंघ उन रिपोर्ट में मैं नहीं मालूम है, नहीं उन रिपोर्ट में सांप्रदायिक शक्तियों की बीजेपी का पहचान नाम तो नहीं की गई है होगी ना। एक बात, इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट को पलट के एक बार ठीक से देखना चाहिए। फिर एक बार उन सभी रिपोर्टों को देखिए। ठीक है, वो अलग है, लेकिन आप रुक ही जाते तो अच्छा था। मनोज जी को बचने का मौका मिल गया कि जैसे वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के मसले अभी फैसला नहीं आया है और ये एक फैसला मान लिया जाए तो इससे पूरी पार्टी को उसमें लेबल करना ठीक नहीं है। तो मैं वही जी, आप जल्दी जवाब दे दें, मुझे संजय जी के पास जाना है। तो ये इसी फार्मूले से फिर हम बीजेपी को भी क्लीन चिट दे दें कि 2-4 नेता जो हाँ बताइए। तो यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं है, तो कम से कम वो तो एक्सेप्ट करें। तो क्या ये केस अदालत के फैसला से मान लिया जाए? अब बताइए। अब आप अभी इनके नजरिए से बहुत बड़ी उंगली उठा दी है इनके नजरिए से नरेंद्र मोदी सेक्युलर हुए कि नहीं, बस इतना बताएं। नरेंद्र मोदी को सर्टिफिकेट दे दें सेक्युलर का। मैट्रिक पास जनता ये भी तो देखेगी ना कि अदालत के क्लीन चिट से अगर सांप्रदायिकता इस देश में, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके नेता है लालू जी के बारे में लालू जी के बारे में भी तो देखेगी। एक नेता के बरी होने से सांप्रदायिकता या भ्रष्टाचार का मुद्दा समाप्त हो जाता है, तो लालू जी के बारे में भी तो देखेगी, वही जनता देखेगी। ठीक है, आप इसका जवाब दे दीजिए जो शेषाद्री जी पूछ रहे हैं, जो मैं पूछ रहा हूं। शेषाद्री नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। शेषाद्री जी थोड़ा सुनने की भी कृपा करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता भाजपा के मानस में है। मेरा अगर भाजपा अपने को डिलीट करे, अनमेक करे, तो मैं भी समर्थन करूंगा। लेकिन भाजपा के वेबसाइट से लेकर उसका इतिहास, उसकी चिंतन पद्धति, वो कभी भी इस बात को स्वीकार और अंगीकार नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान एक बहुलवादी राष्ट्र है। उसके लिए मुझको अगर किसी लोअर कोर्ट ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में बहुत सारे और तथ्य देखे जाते हैं मनोज जी, और किसी देखिए मैं इस पे बहस करा सकता हूं, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि अदालत का फैसला नहीं आया है और वैसे भी एक आदमी पे जो आरोप लगा उससे पूरी पार्टी को भ्रष्ट करार देना ठीक नहीं है। यहां इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पर एक फैसला आया है, तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी को क्लीन चिट मिल गई सांप्रदायिकता से जो आप आरोप लगा रहे हैं? तो अब दोनों जगह तो एक ही पैमाना होना चाहिए ना। और हमारे वेबसाइट में रवीश जी, एक मिनट, बीजेपी में हम कहते हैं वी बिलीव इन गांधीवादी समाजवाद, गांधीयन सोशलिज्म। पर वो क्या वो सांप्रदायिकता है? गांधीवादी समाजवाद है। एकात्म मानव दर्शन पर हम विश्वास करते हैं। उसके विजन में नहीं कहे ना वो जवाब, मैं चुप बैठता हूं, आप उनसे जवाब लीजिए। संजय निरुपम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब भी कोई तीसरा मोर्चा बनता है, ठीक है, जब भी कोई तीसरा मोर्चा बनता है, उसमें आजकल जो बन रहा है, ये वो सारे लोग हैं जो आपके साथ भी थे, ये सारे लोग जो हैं वो एनडीए के साथ भी थे, उनको लेकर आप भी यूपीए 1-2 बनाते रहे हैं। इस पे कांग्रेस को ये लोग साथ लेकर नहीं चलते हैं। और आपकी आलोचना जो तीसरा मोर्चा को लेकर है सेक्युलरिज्म के नाम पर, और बीजेपी की जो आलोचना है, उसमें कोई बुनियादी अंतर नजर नहीं आता कि आप दोनों सेक्युलरिज्म के नाम पे जमा हुए इन 11 संगठनों को एक ही तरीके और नजरिए से खारिज करते हैं। रवीश, ये जो तीसरा मोर्चा और उसका जो गठबंधन और पुनर्गठबंधन, ये सब जो हो रहा है, ये सिर्फ चुनावी कार्यक्रम है। चुनाव के बाद सब कुछ सेटल हो जाता है और चुनाव के दरमियान अपनी अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपने अपनी जीत हासिल करने के लिए इस प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, इस प्रकार के गठबंधन होते हैं। तो इस पे बहुत कुछ वैचारिक कहने के लिए मुझे नहीं दिखता है। हाँ, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस देश में पहले भी तीसरा मोर्चा, तथाकथित तीसरा मोर्चा की सरकारें देश की जनता ने देखी है। ये सरकार चलाने वाले लोग कितने दिन टिकते हैं, कब तक टिकते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरे देश ने देखा है। तो ऐसे में तीसरे मोर्चे के इस मृग मरीचिका का शिकार आम जनमानस बने, ये अच्छी बात भारतीय राजनीति के लिए नहीं होगी। एक बात ये। दूसरी बात, जो आप ये सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैं इस बारे में 1-2 लाइन कहना चाहता हूं। धार्मिक होना गुनाह नहीं होता, धर्मांध होना गुनाह होता है। हर वो व्यक्ति जो सेकुलर है वो धार्मिक हो सकता है, अपने धर्म में आस्था रख सकता है, लेकिन अपने धर्म के नाम पे राजनीति करे तो वो सांप्रदायिकता होती है। गांधी जी से ज्यादा भगवान राम का नाम लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन गांधी जी अल्टीमेट सेकुलर लीडर हुआ करते थे।